तशरीफ़ लाए हैं प्रोफेसर इश्तियाक अहमद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गल समझ लई ते रौला की, गल समझ लई ते रौला की, ए राम रहीम ते मौला की। अगर आपको पता लग जाए कि ये सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो कोई राम का फॉलोअर है, कोई रहीम का है, एंड सो ऑन, सो व्हाट। पहली बार हमारे न्यूज़ रूम में ऐसा हुआ है कि सर हम आमने सामने किसी पाकिस्तानी नेशनल को मिल रहे हैं। हर इंडियन के अंदर एक पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी के अंदर एक इंडियन है। आम लोग भी कुछ बातें करते होंगे, कुछ सोचते होंगे, उनकी कुछ एस्पिरेशंस होंगे कि अभी अभी नया देश बना है। पाकिस्तान के अपने रूलर्स ने अपनी प्रायोरिटी बजाय डेवलपमेंट के कश्मीर की वो जंग शुरू कर दी। 4 जंगें हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान का जो वो एक सपना था ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता गया। हिस्ट्री से अपने अपने हीरो पिक कर रहे हैं और मिसाइलें बनाने में लगे हुए हैं। सिलेक्टिव हिस्ट्री इज़ नो हिस्ट्री, इट्स आइडियोलॉजी। और आज के हालात में अगर आप अपनी सियासत करने के लिए हिस्ट्री को ट्विस्ट कर रहे हैं, तो जो सच है उससे आप दूर चले जाते हैं। पास्ट को लेके बड़े ऑकवर्ड हैं हमको एक्सेप्ट करने में बड़ी तकलीफ होती है। मैं नहीं मानता कि जब मुसलमान यहाँ पे आए और उन्होंने हुकूमत की तो उन्होंने सिर्फ जुल्म किया, कुछ ने ज़रूर किया होगा। कोई पंजाबी या उर्दू नहीं बोलेगा, तो एक जगह किसी ने जाके कह दिया, क्लास फेलो ने मैडम को, कि ये बात में पंजाबी बोल रहे थे। तो मैंने कहा नो मैम, आई फेल एंड हर्ट माई नी, सो आई सेड हाय। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद कहा नो, यू शुड हैव सेड भी लाहौर कभी गए नहीं, हमने सुना ज़्यादा है लाहौर के बारे में कि कोई एक जादुई शहर है। माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड हैज़ ऑलवेज बीन लाहौर एंड शी हैज़ नेवर बिट्रेड मी। यही जज्बा लाहौर के हिंदुओं और सिखों का था। 47 ने उस हकीकत को तबाह कर दिया। आपके हिसाब से कब इनएविटेबल हो गया था पार्टीशन? कांग्रेस की सियासत थी, वो एंटी इंपीरियलिस्ट भी थी, एंटी कॉलोनियल भी थी, और उसके अंदर लोगों का जेल जाना, ये सारा एक हिस्ट्री थी। मुस्लिम लीग ने तो 1 घंटे के लिए भी वन आवर वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय माई आर्गूमेंट। कभी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पब्लिक में जाके प्रोटेस्ट नहीं किया। जिन्ना साहब अगर दिल से नहीं भी चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन जिन लोगों ने फॉलो किया, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, जिन लोगों की जानें गईं, वो तो इसीलिए गईं कि वो एक मुसलमानों का मुल्क चाहते थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का कपड़ा एक ही थान से कटा है, और इसीलिए ये बड़ी सहज बात होनी चाहिए थी कि एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी तसल्ली से एक घर में बैठ के रोटी तोड़ सकें, बात कर सकें, पूछ सकें कि ब्रो क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या सीन है, क्या चाहते हो। जैसे टीवी में दिखते हो, जैसे टीवी में सुनाए आते हो, वैसे ही हो, या कोई और बात है। हमें डायरेक्टली अगर मिलना है तो हमें क्रिकेट मैच का इंतजार करना पड़ता है किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे, जो कि हो नहीं पा रहे हैं बहुत दिनों से। आपको भी अगर ये चीज़ बॉदर करती है तो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम की ये सबसे ताज़ा किस्त आपके लिए ही है, क्योंकि हमारे गेस्ट रूम में, हमारे न्यूज़ रूम में माफ़ कीजिए, तशरीफ़ लाए हैं प्रोफेसर इश्तियाक अहमद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ऑथर, कमेंटेटर, टीचर, और आपकी पूरी लाइफ आपने पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्कॉलरशिप में उतारा है। बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, और पंजाब से आपको विशेष प्रेम है। बहुत दिन से आप स्टॉकहोम में हैं, लेकिन आप दिल से और जन्म से पाकिस्तानी हैं। पहली बार हमारे न्यूज़ रूम में ऐसा हुआ है कि सर हम आमने सामने किसी पाकिस्तानी नेशनल को मिल रहे हैं। मुझे तो पर्सनली बड़ी खुशी हो रही है। मेरे लिए हिंदुस्तान में आना और लोगों से मिलना एक इस तरह ही लगता है कि ये अगर मैं आंखें बंद कर लूँ तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान। तो हर इंडियन के अंदर एक पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी के अंदर एक इंडियन है। इसको जो नहीं मानते वो फरार हैं, दे एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। तो ये इतनी बड़ी हकीकत है, और मुझे 50 साल हो गए हैं यूरोप में रहते हुए। हमारी वहाँ पे दोस्तियाँ इंडियंस के साथ, हिंदू, मुसलमान, सिख जो हैं, वो घरों में आना जाना, अपने अपने इलाके में मिलना, ये बिल्कुल एक आम चीज़ है, और बहुत करीबी ताल्लुक़ बन जाता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं कि मेरी वालदा मेरे पास स्वीडन में थी, तो 2 सिंधी लड़के हिंदू मेरी वालदा के बहुत करीब आ गए,
और जब उनकी डेथ हुई 1990 में, तो लोगों ने कहा कि यार उनके अपने बेटे जो हैं वो इस तरह नहीं थे रो रहे जिस तरह वो दो रो रहे थे। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी जो जाली किस्म के डिस्टिंक्शंस हैं वो हर कदम पे एक्सपोज हो जाते हैं। जो लोग यहाँ से पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब, जहाँ भी है चले जाएं किसी तरीके से, तो मैंने आज तक कोई नहीं मिला ऐसा जिसने ये ना बताया हो कि वहाँ पे लोग छाबड़ी वाला, रिक्शे वाला, आम दुकानदार ना सिर्फ वेलकम करते हैं, वो पैसे लेने को तैयार नहीं होते और कहते हैं भैन जी तुसी साढ़े घर आ गए हो, अगर लेडीज़ से बात कर रहे हो। तो जहाँ तक आवाम की है ना, ये है स्पॉन्टेनियस, जो कल्चरल एक रूट्स हैं और ये रिश्ते जो हैं वो सदियों का एक इंटरनल मैकेनिज़्म है। जो सियासी अब हकीकत है वो उसमें एक दीवार है। तो जब तक लोगों को ये चांस नहीं मिलेगा दोनों तरफ आने जाने का, तो ये दीवारें जो हैं ये खड़ी हैं। जब हम इनको किसी तरीके से मुमकिन कर देंगे कि लोग एक दूसरे से मिलें, आएँ जाएं और एक दूसरे के घर में रहें। मसलन मैं जब से आया हूँ तो अपना ज़्यादातर मैं लोगों के घर में रह रहा हूँ। इस वक्त मैं राकेश वेद साहब, जो कि मुक्तंगन एक NGO है जो ट्रेन करती है आर्टिस्ट्स को और ये सारे लोगों को, उनका मेहमान हूँ। और महफ़िलें हो रही हैं, गाना गाया जा रहा है, सारा कुछ जो मेरा शौक़ है फ़िल्मों का वो भी देखें। उनके बड़े करीबी दोस्त थे रंजीत बेदी, जो विलन मशहूर हैं। तो जब उन्होंने बताया कि ये आ रहे हैं तो आपने आना है, तो अपना बेदी साहब शाम को आ गए और फिर अगले दिन जब मैं चाहता था कि ब्रेकफास्ट में उन्हें मिलूं, तो ही हैड गॉन बैक टू बॉम्बे, ही जस्ट केम फॉर मी मुंबई। तो इस किस्म की जो मेरे एक्सपीरियंस हैं आपकी, यानी ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि मैं इसको आपके सामने पेश करूं। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कोशिश करूंगा कि उनका भी मैं जवाब दे सकूं। हमारे तो ढेर सारे सवाल हैं। पहला सर, आपकी पैदाइश 1947 की है और लाहौर की है, और मेरे जितने दोस्त यहाँ पे हैं और बहुत सारे दोस्त जो कैमरे पे आपको अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, वो लोग भी लाहौर कभी गए नहीं। हमने सुना ज़्यादा है लाहौर के बारे में कि कोई एक जादुई शहर है जिसके बारे में शायर लिख के चले गए। तो अब हम पढ़ ही पाते हैं, गए तो नहीं हैं, बहुत कम लोगों को मौका मिला है। तो आप अपने बचपन के लाहौर को थोड़ा बांटिए हमसे, हमको बताइए कैसा शहर था। देखिए मेरा जन्म 24 फरवरी 1947 को हुआ है, पार्टीशन से ज़रा पहले। उस ज़माने में महल लाहौर की पॉपुलेशन 700,000, 7 लाख थी। इट वाज अ पेटीट, नीट, क्लीन सिटी। महल उस ज़माने में, दिल्ली भी ऐसा होगा। तो ये जो ट्रेंड मॉडर्नाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हुआ है और ये शहरों का शेप बढ़ के बहुत बड़ा हो गया है, वो लाहौर मेरे लिए भी एक और सी दुनिया है। जो हमारा लाहौर था वो वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर और सिविल लाइन जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था कैनाल बैंक के। तो मेरी याद लाहौर की जो है वो, मैंने हमेशा कहा है कि माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड हैज़ ऑलवेज बीन लाहौर एंड शी हैज़ नेवर बिट्रेड मी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कितनी उससे मोहब्बत मैं समझता हूँ मेरी है। जो मुझे ट्रेजेडी लगती है कि यही जज्बा लाहौर के हिंदुओं और सिखों का था। उनके घर, उनके मोहल्ले, उनकी दुकानें, ये सारी थी। 47 ने उस हकीकत को तबाह कर दिया। तो मेरे पास तो प्रिविलेज है कि मैं जब चाहूँ लाहौर जा सकता हूँ, लेकिन वो लोग जिनके ख़ानदान, जिनके बुज़ुर्ग जो हैं लाहौर से उतनी मोहब्बत करते हैं, हाँ, दिल्ली में उनके बहुत लिए- फैमिलीज हैं। जी जी, उनके लिए मुमकिन नहीं है। और वाइसी वर्सा, इधर से जो लोग गए हैं जालंधर से, लुधियाना से, दिल्ली से, उनकी महफ़िलों में भी अपने पुराने घरों का, अपने पुराने वो नेबर्स का जिक्र होता है। क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे ही है ना, द लाइफ स्टोरीज़ योर एक्सपीरियंसेस। और 47 का अगर ट्रॉमा हम उसमें से निकाल दें तो मेरे ख़्याल से कंपैरेटिव हिस्ट्री के अंदर लोगों का एक दूसरे के साथ मिल के रहना, मज़हबों का अलग होना
और बेतहाशा राइट्स और रिचुअल्स का मुख्तलिफ होने के बावजूद लोग अमन से, अंडरस्टैंडिंग से ही रहा करते थे। 47 ब्रॉट दैट टू एन एंड, और 65 वॉर के बाद एक दीवार खड़ी हो गई। अगर कहें तो एक मिसाल मैं उसकी दे दूं आपको। मेरी किताब जो है द पंजाब ब्लडीड, पार्टीशन्ड एंड क्लेंस्ड, अगला सवाल मेरा हाँ जी, उसी पे था। उसी पे था। तो ये जब छपी तो 2013 में मुझे हिंदुस्तान बुलाया गया, और ऐसी टॉक्स के लिए मैं मुख्तलिफ़ जगह जा रहा था। तो 4 मार्च 2013 को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में मुझे दावत दी गई। तो अभी जो तरीका है फॉर्मल तो ये है कि आपने अंग्रेज़ी में तकरीर करनी है और उसी में सवाल जवाब होंगे। तो वो भी हो गया, पंजाब पे, मेरी किताब पे, मेरी रिसर्च पे जो थी गुफ्तगू हुई। उसके बाद जब वो फॉर्मल ख़त्म हो गया तो मैं वो डायस से उतर के तो स्टूडेंट्स के अंदर आ गया और मैंने पंजाबी में बातें शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, और फिर एक लड़की ने हिम्मत करके कहा, सर तुसी तो बड़ी सोहनी पंजाबी बोल दे हो। नाउ व्हाट डज इट प्रूव कि उस बेचारी को ये पता नहीं था कि ये अमृतसर और लाहौर वर ओनली 31 माइल्स 48 किलोमीटर्स, और पार्टीशन से पहले अमृतसर से लोग आते थे लाहौर, मुगलपुरा वर्कशॉप जो रेलवे की थी, रोज़ काम करने, और बिजनेसमैन दोनों शहरों से आते थे एक दूसरे के साथ। शी डिडंट नो कि अक्रॉस द बॉर्डर 1 मिलियन पंजाबी स्पीकर्स लिव। उसने शायद ड्रामों में यही देखा था कि ये उर्दू बोलने वाले हैं। तो इस हद तक एक तो है ना बॉर्डर, एक है कि एक मेंटल बॉर्डर भी 65 वॉर के बाद कायम हुआ। आपके लिए भी स्ट्रगल था सर ये, मतलब जैसे बीइंग अ पंजाबी किड और सिलेबस उर्दू में है, और ये मतलब आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आप आंसर्स उसी में लिखेंगे, मतलब उर्दू का जो प्रभुत्व एक तरह से हुआ पाकिस्तान में, तो आपको भी मतलब क्योंकि आपकी शुरुआती पढ़ाई तो लाहौर की ही है, तो आपको थोड़ा सा ब्रिज करना पड़ता था कि दिमाग में पंजाबी में आ रहा है लेकिन लिखना उर्दू में पड़ रहा। इसकी भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल दे दूँ। मेरी वैसे एजुकेशन सारी अंग्रेज़ी वो सेंट एंथनीज हाई स्कूल में हुई। तो वहाँ ये असूल था कि कोई पंजाबी या उर्दू नहीं बोलेगा। तो एक जगह किसी ने जाके कह दिया, क्लास फेलो ने मैडम को, कि ये बाद में पंजाबी बोल रहे थे। तो शी कॉल्ड मी फॉर एन एक्सप्लेनेशन। तो मैंने कहा यार मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा नो मैम, आई फेल एंड हर्ट माई नी, सो आई सेड हाय। तो उसने तो उन्हें थोड़ी देर के बाद कहा नो यू शुड हैव सेड ओह। सो यू कैन वेल इमेजिन कि आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब चोट लगती है तो जाहिर है मैं पंजाबी में ही कहूँगा ना, बट मैडम ने कहा कि वो दुख भी जो आपका है ना अंग्रेज़ी में होना चाहिए। तो उर्दू का कुछ इसी किस्म का मसला है कि नेशनल ज़ुबान क्योंकि पाकिस्तान की उर्दू बनी, तो जैसे जैसे पाकिस्तान में ये ग्रिप स्टेट की सोसाइटी पे ज़्यादा मजबूत होती गई तो उर्दू को प्रमोट किया गया। और पंजाबी की ट्रेजेडी ये है कि ऑल्दो नाउ हम 55% हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ओवरवेलमिंगली पंजाबी हैं, ब्यूरोक्रेसी पंजाबी, बिजनेस कम्युनिटी पंजाबी। इनके बावजूद पंजाबी में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में आप तकरीर नहीं कर सकते, उर्दू में करनी पड़ती है। इस पे एहतजाज भी हुआ, यानी प्रोटेस्ट, और फिर सुना है कि अब ये है रूल कि स्पीकर से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है पंजाबी में बोलने के लिए, बट जनरली कहा जाता है कि आप उर्दू में बोलें। एक बहुत बड़े राइटर हैं, महल आप सब जानते होंगे, सादत हसन मंटो। हाँ जी, उन्होंने सारा ही उम्र उर्दू में लिखा, लेकिन उनका अपना ये कहना था कि जब पंजाबी उर्दू बोलता है तो लगता है झूठ बोल रहा है। हाँ जी, तो ये मेरा हाँ जी भी जो लोग कहते हैं यार ये जब तुम कहते हो ना अपने वीडियोस में तो दैट बिट्रेज यू एज अ पंजाबी। तो पंजाबी के साथ पंजाबी रूलिंग एलीट ने ही जुल्म किया है। सिंधियों ने तो पाकिस्तान के ऊपर नहीं ना कब्ज़ा किया हुआ या उनका होल्ड नहीं है, ना पख्तूनों का है। ये इसके रूट्स जाते हैं पार्टीशन से पहले जो
एक मौक़िफ़ बना, एक पॉइंट ऑफ व्यू बना कि उर्दू इज़ द मदर टंग ऑफ मुस्लिम्स, विच वाज एंटायरली मिसलीडिंग, फॉल्स। और हालांकि आप देखें अंग्रेज़ों ने उर्दू एजुकेशन वो पंजाब में लेके आए, तो एक वजह यह है कि सब उस ज़माने के लोग हिंदू, मुस्लिम और सिख जो स्कूलों में पढ़ते थे पार्टीशन से पहले, दे वर ऑल प्रोफिशेंट इन उर्दू। तो जो 3 बड़े उर्दू लिटरेचर के नाम हैं, सादत हसन मंटो, राजेंद्र कृष्ण और राजेंद्र सिंह बेदी, ये तीनों उर्दू में लिखते थे। तो पंजाबियों का उर्दू के साथ ये रिश्ता भी है। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद तो चांस था ना कि आप अपनी ज़ुबान की तरफ रजूह करें। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की पावर एलीट को समझ आई, उन्होंने उर्दू को समझा कि ये ही ज़ुबान है जो हर जगह पढ़ाई जानी चाहिए और प्रमोट की जानी चाहिए। वो तो फिर वहाँ से हिस्ट्री आगे जाती। सर, अभी कुछ दिन पहले आप मुंबई में थे और आपकी एक बुक का दोबारा विमोचन हुआ, और पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड। इस पे जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसमें मैंने कुछ ने आपको कोट किया है, और उसमें उन्होंने कहा कि ये किताब आने के बाद जो डिटेल्स थी उसके बाद कुछ फैमिलीज रीयूनाइट हुई। तो ऐसे किसी किस्से के बारे में आप, जैसे हमने करतारपुर कॉरिडोर के वो वीडियोस देखे हैं, रोज़ वहाँ पे ये होता है कि इधर से व्हीलचेयर उधर से व्हीलचेयर, वो खड़े नहीं हो सकते हैं लेकिन वो रोते हैं वो देख के एक दूसरे को, गले भी नहीं लग पाते क्योंकि इतनी एज हो गई है। वो तो ऐसे इस था, किताब में मतलब ऐसा कोई किस्सा घटा था आपके नहीं, साथ? वैसे तो 2-3 बड़े किस्से हैं, लेकिन मेरे ख्याल सबसे ड्रामेटिक जो है वो ये है कि 2012 में एक हैं अमेरिका के अंदर नसीम हसन, जो पार्टीशन के वक्त 2-2.5 साल के थे और शिमला से उन लोगों को भागना पड़ा था पाकिस्तान। वो बाद में इंजीनियर बन के तो सेटल हो गए अमेरिका में, और उनको एकदम किसी का फ़ोन आया, नहीं, उन्होंने मेरे कहने पे अपनी स्टोरी जो है ना पार्टीशन की लिखी थी, और क्योंकि किताब लिखते हुए पब्लिश करने तक एक वक्त लगता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो यहाँ जो कम्युनिटी ऑनलाइन होते हैं ना, मैं उस पर भी ये स्टोरी अपनी शेयर कर दूं। मैंने कहा ज़रूर कीजिए। तो वो स्टोरी एक रोमी सिंह थे जिन्होंने पढ़ी और फिर उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा मेरी आप मदद करें, मेरी स्टेप मदर जो हैं हरभजन कौर, उनके बच्चे हैं मुसलमान बच्चे पाकिस्तान में, और नाउ शी इज़ एन ओल्ड लेडी एंड वो उनको बहुत याद करती हैं। हुआ ये था कि रोमी सिंह वहाँ जाके सेटल हो गए, फिर अपनी स्टेप मदर, इनकी रोमी सिंह की वालदा की डेथ बचपन में हो गई, सो द स्टेप मदर, हाँ जी, तो ये भी अमेरिका में आ चुके थे। तो वो उन्हें बहुत याद करती हैं, किसी तरीके से वो उनसे दोबारा कनेक्ट होना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल 16 दिसंबर 2012 को मेरा एक आर्टिकल छपा लाहौर के डेली टाइम्स में, हेल्प अ मदर फाइंड हर चिल्ड्रन। क्योंकि ये आर्टिकल था अंग्रेज़ी में तो और लाहौर में छपा था, तो इस पर कोई ज़्यादा वो बात ना हुई। मैं इंडिया आ गया था अपनी, ये मैंने बताया 2013 में मेरी पंजाब वाली किताब पे डिस्कशन हो रही थी। लेकिन जब मैं मुंबई में था और एक सिंधी फैमिली के साथ मैं उनका गेस्ट था, तो सुबह मैं हमेशा ईमेल्स अपनी चेक करता था। तो एक दिन 17 फरवरी 2013 को एक ईमेल आई कि मैं आई एम सो अल्लाह के लिए, रसूल के लिए हमें अपनी वालदा से मिला दें, आई एम हर डॉटर। तो हुआ क्या था कि क्योंकि मेरा आर्टिकल ये अंग्रेज़ी में था और लाहौर में छपा था, लेकिन बच्चे उनके सेटल हुए थे कराची में, तो नसीम हसन, रोमी सिंह के कहने पे मैंने छाप तो दिया, लेकिन देयर वाज नो फीडबैक। तो लगता था कि ये जो हमने एफ़र्ट किया है वो बेकार है। लेकिन नसीम हसन ने वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे तुफ़ैल उपल साहब,
उनसे बात की कि देखें एक फैमिली है, उसके बच्चे, उनसे कहा कौन है जिसका ये आप किस्सा बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी एक है हरभजन कौर, और वो राजा संसी जहाँ पे अमृतसर का इंटरनेशनल जी। एयरपोर्ट है वहाँ की रहने वाली हैं। उन्होंने कहा होल्ड ऑन, मैं खुद राजा संसी का हूँ और मैंने ये शादी अटेंड की हुई है 1946 में। कहते हैं ना लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तुफैल उपल ने फिर अपने सन इन लॉ को, जो कराची में रहते थे, कहा भाई इसका कुछ करें आप। उन्होंने फिर मेरे आर्टिकल का उर्दू में तर्जमा करके मेरा ईमेल दे दिया था। हेंस ये जब कराची में छपा तो उनके किसी रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने कहा कि भाई तुम्हारी माँ तो जिंदा है। तो वो 5 बच्चे थे, तो उन्होंने फिर स्टोरी ये है हरभजन कौर की कि इन 1946 शी वाज मैरिड टू अ सिख जेंटलमैन इन लाहौर। पार्टीशन हुई और जो कत्लेआम उस ज़माने में हुआ उसमें उनके मियाँ को, उनके खामिंद को और जितने मर्द थे लोगों ने मार दिया, और जो औरतें थीं ख़ास तौर पे जवान, वो लूट मार का हिस्सा बन गई। और हरभजन कौर को कई हाथों में बेचने के बाद फिर एक थे अफजल ख़ान, जिन्होंने उनके साथ शादी कर ली और उनका नाम शहनाज बेगम रखा गया। उनमें से 5 बच्चे हुए। ये शहनाज बेगम वॉज ओनली 15-16 जब शादी हुई थी, 46 में हुई थी, 47 में पार्टीशन हो गई। तो शी लॉन्ग टू मीट हर पेरेंट्स। 62 में पाकिस्तान और इंडिया के लगता है हालात ज़रा ठीक थे, तो किसी तरीके से इन्हें वीज़ा मिल गया। तो शहनाज बेगम, हरभजन कौर अपने बच्चों को और अपने खामिंद को लेके तो राजा संसी आ गई। राजा संसी में उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हमारी लड़की वापस आ गई है, मगर अफजल ख़ान तुम अपने बच्चे लेके वापस पाकिस्तान चले जाओ। सो द पुअर मैन हैड टू डू दैट। और बच्चे इतने छोटे थे कि उनको बता दिया गया कि तुम्हारी जो माँ है ना वो मर गई है। तो शी वॉज डेड फॉर हर चिल्ड्रन अनटिल ये जो आर्टिकल लिखे गए। तो फिर अप्रैल 2013 में हरभजन कौर एंड रोमी सिंह, हाँ हुआ क्या कि जब उसका वो आया ना ईमेल, तो उसने कहा मेरी मुलाकात करा दें। तो मैंने कहा भी देखें दुनिया गोल है, फ्लैट नहीं है। इसको 10:30 बजे हैं मुंबई में, इट विल बी 4:30 इन बाल्टीमोर वेयर माई फ्रेंड लिव्स। तो मैं ईमेल भेज देता हूँ, लेट्स सी द रिस्पॉन्स। शायद 3-3:30 बजे आ जाएगा। एंड एग्जैक्टली दैट व्हाट हैपेंड। नसीम हसन का आ गया कि यार ये तो दिस इज़ अ मिरेकल कि थिंग्स हैव हैपेंड। इन द मीन टाइम ये हुआ था कि ये जो ख़ानदान की जो एल्डेस्ट सिस्टर थी वो ऑलरेडी इन कनाडा थी, क्योंकि उनका बेटा वहाँ सेटल था। तो मेरे इस ईमेल खुलने से पहले, क्योंकि मैसेज जा चुका था और ये कनेक्शन बन गया था, तो दे हैड ऑल बीन इन टच। तो ये एक ऐसी सच्ची कहानी है, लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2013 में दे केम टू पाकिस्तान ननकाना साहब जाने के बहाने, और फिर वो अपने बच्चों को मिले, और वो पिक्चर मेरी किताब में भी है उनके पूरे ख़ानदान की। तो ये मैं उस ज़माने में लाहौर में लम्स में पढ़ा रहा था और मेरा कोर्स था पंजाब पार्टीशन पे। तो यही स्टोरी मैंने वहाँ जब सुनाई तो एक लड़की आमना अली, उन्होंने कहा तुफैल उपल जो है वो तो मेरे दादा के भाई हैं। एंड दैट वाज अमेजिंग। मैंने कहा यार तुम्हारा सरनेम नकवी है, वो है उपल, सो हाउ। वो फिर गई घर और अपने वालिद साहब से पूछा कि भाई एक्चुअल क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादा और ये उपल जो है ना, तुफैल उपल, ये भाई बने हुए थे। एंड नोबडी, बच्चों को ये नहीं बताया गया था कि ये यानी सगे भाई नहीं है। तो मेरी आर्गूमेंट है कि द पार्टीशन सागा ट्रेजेडी कंटिन्यूड इन माई क्लास, और एक मेरी स्टूडेंट जो है वो भी राजा संसी के साथ कनेक्ट हो गई।
तो ये एक स्टोरी मैंने बता दी है, मैं हल दैट वुड डू। और कोई आपका सवाल हो? एक अगेन फ्रॉम योर टाइम इन पाकिस्तान, उसके बाद तो फिर आप बाद में स्टॉकहोम गए और बहुत फिर लंबे टाइम तक के आप वहीं रहे। हमने जो उस टाइम की हिस्ट्री जानी है वो बड़े जो कैरेक्टर्स हैं उनके हवाले से हम जानते हैं कि जिन्ना की डेथ होती है, लियाकत अली खान का मर्डर हो जाता है, फिर 58 में अयूब खान आते हैं, वो मार्शल लॉ लगा के कू कर देते हैं जी। तो ये, लेकिन हम बड़े बड़े लोगों के हिसाब से ही जान रहे हैं कि ऐसा हुआ, इस तारीख को ये हुआ। इसी टाइम पे आम लोग भी कुछ बातें करते होंगे, कुछ सोचते होंगे, उनकी कुछ एस्पिरेशंस होंगे कि अभी अभी नया देश बना है, वो उनके भी अपने कुछ सपने होंगे, उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मेरे ख्याल से अपना 1965 की जंग तक पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही थी ट्वाइस द रेट ऑफ इंडिया। इंडिया का था 2.7% और पाकिस्तान का था 5.3%। एक फ़र्क ये था कि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री थी नहीं, तो जब नई इन्वेस्टमेंट होती है ना फ्रॉम ज़ीरो, तो एकदम ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से होती है। सो एक तो ये रीज़न हो सकती है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडिंग आ रही थी पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, और क्योंकि इंडिया की वैसे तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में थे, लेकिन ओरिएंटेशन ज़रा प्रो सोवियत समझी जाती थी अमेरिकन को, तो आई थिंक दे वांटेड पाकिस्तान टू बी अ सक्सेस स्टोरी। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान को डेवलप करने की, लेकिन पाकिस्तान के अपने रूलर्स ने अपनी प्रायोरिटी बजाय डेवलपमेंट के कश्मीर की वो जंग शुरू कर दी। और उस जंग के बाद वो जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल ग्रोथ प्रोडक्शन, वो उसके दोबारा नहीं हो सके। हमारी एक बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई थी जिसकी डिमांड इंडिया में थी उस ज़माने में, वेरी सोफिस्टिकेटेड। वो ओवर द इयर्स आर्मी स्पेंडिंग, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा, 4 जंगें हिंदुस्तान के साथ, और इस तरह पाकिस्तान का जो वो एक सपना था ना कि ये लोग पता नहीं क्या क्या अचीव करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता गया। तो लोगों की उमंगें यार दुनिया में हर जगह, स्वीडन में आप चले जाएं, आप पुणे में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आम लोगों का यही होता है कि मेरे बच्चों को चांस मिले पढ़ाई लिखाई का, घर में खाने को 3 वक्त का हो, और अमन से रहना जो है वो ह्यूमन नेचर के अंदर है। इसको प्रवोक करना, डिस्टेबलाइज करना जो है, दैट्स नॉट हाउ सोसाइटीज़ फंक्शन। तो यूँ ही उमंगे लोगों की यही थी कि चले अब नया मुल्क बन गया तो हम शायद बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप जंग की तरफ अपनी रुख कर दें फॉरेन पॉलिसी का, तो वो प्रोसेस जो था वो कायम ना रह सका, सस्टेन ना किया गया, और आज पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरे शेप में है। लोग बेचारे जो हैं उनको बहुत मुसीबतें, बहुत मुश्किलें जो हैं वो उसका सामना करना पड़ता है। इंडिया में आके मुझे लगता है कि यहाँ फीलिंग अप बीट है कि वी आर ग्रोइंग इनटू अ ग्रेट इकॉनमी, ये वो। तो आवाम के अंदर ये फीलिंग जो है एक मुल्क के लिए बड़ी सिग्निफिकेंट होती है, आपके यहाँ ये पाई जाती है, जो मुझे नज़र आया है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। पाकिस्तान तो वैसे पंजाबी मिजाज जो है ही तमाशबीन वैसे, सो दे कैन लाफ एट देमसेल्व्स। अगर आपने हमारे प्लेस देखे हैं तो उनमें जो जोक्स होती हैं और जो वो सारा सेंस ऑफ ह्यूमर है, डिस्पाइट ऑल द ट्रबल्स इट्स स्टिल देयर। सो उसे कहते हैं स्टोइसिज्म, कि आप अपने हकीकत से भी बेखबर हो के फिर भी ज़िंदगी की तर्ज जो है उस पर चलते रहते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है। सर, आपकी किताबों की तरफ आते हैं, मतलब आपने पाकिस्तान की जितनी थीम्स को आप टच कर सकते थे अपने एकेडमिक लाइफ में आपने किया है। मिलिट्री रूल पे आपकी किताबें आई हैं, पंजाब आपका कोर सब्जेक्ट है, उस पर आपने 1 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, पार्टीशन पे। एक किताब जो हिंदुस्तान में बहुत डिस्कस हुई है अपार्ट फ्रॉम वो पंजाब वाली किताब, वो है जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, 2020 की किताब। और इस किताब में मतलब इस किताब को लेके कहा गया, यहाँ भी रिव्यू हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, कि इसने एक जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग थी जिन्ना की, उसको चैलेंज किया। कि जैसे अब तक के जो वो स्कूल ऑफ थॉट है आयशा जाल वाला, वो चल रहा था कि जिन्ना एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे जो कॉन्सेप्ट ऑफ
पाकिस्तान है या बंटवारे को वो एक धमकी की तरह कि ये हो सकता है और हम ये चीज़ें चाह रहे हैं एक मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, और एक लिबरल सेक्युलर छवि उनकी गढ़ी जाती थी। आपकी किताब उसको चैलेंज करती है और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, फिर उसके बाद में काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ आपके और आयशा जलाल के बीच में भी। तो मैं पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि इस किताब का मोटिवेशन आपके लिए क्या था, और फिर जब आपने अपनी किताब की तैयारी की उसमें आपको कौन सी नई चीज़ें मिली? बहुत अच्छा मुनासिब सवाल है। बात यह है कि दो पोजीशंस हैं। एक है स्टैनले वॉलपोर्ट की, जो जिन्ना साहब के सबसे सेलिब्रेटेड बायोग्राफर हैं। उन्होंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया कि लीडर्स चेंज हिस्ट्री एंड क्रिएट नेशंस, लेकिन वन मैन हु नॉट ओनली चेंज हिस्ट्री बट ऑल्सो जियोग्राफी एंड फाउंडेड अ नेशन, वो मोहम्मद अली जिन्ना है। तो जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस हैं वो इस बोगस आर्ग्यूमेंट के कि जिन्ना साहब पाकिस्तान नहीं थे चाहते और वो इसे बारगेनिंग चिप, इसके बरक्स है ऑफिशियल नैरेटिव में। एंड आई थिंक दे आर मोर फेथफुल टू व्हाट जिन्ना हैड सेड एंड वांटेड। हाँ जी। और दूसरी तरफ एक पोजीशन है कि जिन्ना साहब जो हैं वो तो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे, और ये पार्टीशन जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस ने इम्पोज की। मतलब ये को चलता है कि जिन्ना शायद तो अब agree कर बात जाते यह है कि फेडरेशन दो को। पोजीशंस हैं, जी। इनमें से एक तो सच होगी ना, हम्म, both can't be correct. So what are the facts? What is the evidence? रिसर्च तो ऐसे ही आगे चलती है ना कि दो diametrically opposite positions on the same man exist. Where is the truth? तो मैंने वहाँ पे, क्योंकि मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, और तो मेरे एक एडवांटेज भी था कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियाज़ का जो अपनी फोर्स है। सो आई सेड कि लेट्स से व्हाट मिस्टर जिन्ना हैज़ बीन सेइंग। और आप ये कह रहे हैं कि आयशा जलाल का, और मैंने तो उनको चैलेंज किया है और सबके सामने कर रहा हूँ कि वी बोथ कैन सिट टुगेदर एंड डिस्कस हर वर्क एंड माय वर्क। आप यकीन करें, उनकी किताब में जिन्ना साहब की 22 मार्च 1940 के बाद एक स्पीच, एक स्टेटमेंट, एक राइटिंग, एक मैसेज नहीं है। तो उन्होंने एक किताब लिख दी है क्लेमिंग कि जिन्ना डिडंट वांट पाकिस्तान, व्हेन द एविडेंस फ्रॉम 22 मार्च 1940 until Pakistan came into being, वो कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, रिलेंटलेसली एक ही है कि पाकिस्तान अगर ना बना तो मुसलमानों का फ्यूचर हिंदुस्तान में बड़ा वो क्या कहते हैं, ग्लूमी है। इस्लाम विल बी एनाहिलेटेड, मुस्लिम्स विल बी ऑब्लिटरेटेड, यानी इनका निस्तो नाबूद हो जाएगा। और बार बार उन्होंने कहा है जिन्ना साहब ने कि ये जो कहा जाता है कि मैं ये पाकिस्तान की डिमांड एक बारगेनिंग चिप की तरफ से कर रहा हूँ, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। ये सारी तकरीरें और ये बार 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 जो उनका स्टेटमेंट है, वो आयशा जलाल की किताब में है ही नहीं। तो आई हैव ब्रॉट दैट इन द पब्लिक, और वो सारा एविडेंस अब लोगों के पास है। तो अब लोग जो हैं वो मेरी किताब को ज़्यादा रिलायबल समझते हैं, क्योंकि देखिए प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं किसी भी सोर्स को, वो यही है जिस तरह आज आपकी और मेरी बात हो रही है, आज से 5 साल बाद अगर कोई पता करना चाहे कि इन दोनों में गुफ्तगू क्या है, तो रिकॉर्डेड यही होगा ना, आपने क्या कहा और मैंने क्या कहा। ये तो नहीं हो सकता कि मैंने जो कहा वो है ही नहीं और आप एक ऐसी कंक्लूजन ले लें ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग। तो वो आई थिंक दैट थीसिस हैज़ बीन इफेक्टिवली डिमोलिश्ड। अब आयशा जलाल की पोजीशन कहीं सीरियसली कोई नहीं करता, क्योंकि एविडेंस ही नहीं है उनके थीसिस के अंदर, और कोई आर्गुमेंट भी नहीं है कि स्पोकन वर्ड अगर नहीं है किताब में तो फ्रॉम वेयर डज द कंक्लूजन कम। माइंड रीडिंग तो नहीं ना हो सकती। कोई एस्ट्रोलॉजर है वो जो बता सकते हैं कि सीक्रेटली ही वाज डूइंग दिस, ही वाज डूइंग दैट। नो, मैंने एक और बात की है कि जो अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं, वो जिसके मुंह से निकलते हैं वो उसके नहीं रहते कि अगर वो अवाम की सोच बन जाए। तो अगर 7 साल आप ये कहते रहे हैं
कि हिंदू और मुसलमान कभी मिलके नहीं रह सकते, और अगर सिविल वॉर हो जाएगी अगर इन दोनों को एक ही मुल्क में रखा जाए। और तो जिन्ना साहब अगर दिल से नहीं भी चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन जिन लोगों ने फॉलो किया, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, जिन लोगों की जानें गईं, वो तो इसीलिए गई कि वो एक मुसलमानों का मुल्क चाहते थे और उसके लिए ये सारा कुछ हुआ। सो दैट्स द पॉइंट। ये एक बोगस थीसिस है कि जिन्ना साहब पाकिस्तान नहीं थे चाहते। इसकी कोई वो क्या कहते हैं एविडेंस, रिलायबल एविडेंस है ही नहीं। एक्चुअली द बुक क्लेमिंग दिस is without any evidence. So I think as far as I am concerned, the challenge is conveyed through you to her again. यहाँ ही बुला लें दोनों को, बात कर लेते हैं। ठीक है, हम एक बार अप्रोच करने की कोशिश करेंगे सर। मतलब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मैंने क्यों पूछा ये सवाल, क्योंकि जैसे मेरे और दोस्त भी हैं जिन्होंने जब ये डिबेट हुई थी तब उसको फॉलो किया था, और उनका उसमें से यही सारी चीज़ें निकल के आ रही थी कि अलग अलग तरह के पॉइंट्स की। एक तो पहला ये कि ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने एक मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को अटेम्प्ट किया है। फिर उधर से वो आया कि नहीं उन्होंने खुद थोड़ी कुछ लिखा है, उन्होंने तो स्पीचेस अपनी सारी ये की, तब जाके उन 900 पन्ने हुए। तो वो एक बड़ी रिच डिबेट थी उस टाइम भी, 2020 में भी, जब आपकी किताब के रिव्यूज़ यहाँ चल रहे थे, और वो अभी भी होती है जब बात निकल जाती है तब। इसलिए मैंने ये चला के ये सवाल पूछा। नहीं, बात तो चलेगी। अब झूठ को एक्सपोज करने से झूठ के फॉलोअर्स तो दुनिया में कम नहीं ना हो जाते। वो तो एक लॉबी होती है जो उसको इस्तेमाल करती है। तो अगर पार्टीशन को इंडिया पे ब्लेम किया जाए तो ये तो डबल, वो क्या कहते हैं, वहमी कहते हैं, ये हो गई ना कि जिसने पार्टीशन की डिमांड की उससे आप एब्जॉल्व करके इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको जिन्होंने पार्टीशन को अपोज किया। तो ये तो कमाल है। बट इट हैज़ नो फाउंडेशंस इन फैक्ट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इट्स फिक्शन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पार्टीशन को लेकर के बहुत सारे सवाल मेरे दोस्तों के भी है, कुछ हमारे व्यूअर्स ने भी भेजे। एक छोटा सवाल यहाँ एक मैं करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर ये लोग भी पूछेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि जिन्ना की थिंकिंग को लेकर के और उस थिंकिंग का जो प्रोडक्ट निकल रहा था उसको लेकर एक स्टेटमेंट तो आपने रखा ही हमारे सामने। आपके हिसाब से कब इनएविटेबल हो गया था पार्टीशन? कब इनएविटेबल हो गया था? जब ब्रिटिश मिलिट्री ने फाइनली डिसाइड किया कि पार्टीशन इंडिया जो है वो सोवियत कम्युनिज्म को रोकने के लिए फ्रंट लाइन स्टेट आर्म्ड विद इस्लामिक आइडियोलॉजी। मैंने पूरा एविडेंस दिया है कि ब्रिटिश मिलिट्री के ऑफिसर्स जो हैं 11 मई 1946 को लॉर्ड ऑकिनलेक ने प्रो एंड कॉन्स ऑफ क्रिएटिंग पाकिस्तान है, वहाँ पे कंक्लूजन है कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर सबसे पहले अगर पाकिस्तान बना तो जो हमने इंडिया में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाई है वो है इंडियन आर्मी, उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। और अगर पाकिस्तान हमारी तरफ रुख करता है तो सोवियत यूनियन की तरफ शायद इंडिया चला जाए। तो कोशिश यही करें कि इंडिया यूनाइटेड और डिवाइडेड रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश। दिस इज़ द मेन कंसर्न। उसके ऊपर एक डिसेंटिंग नोट है लॉर्ड जनरल वेन का कि आई डू नॉट एग्री, यानी तब भी आर्मी में एक सेक्शन था जो पाकिस्तान बनाने के हक़ में था। 12 मई 1947, 1 year 1 day लेटर, एक मेमोरेंडम मैंने कोट किया है जिसमें 3 heads ऑफ द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस, हीरो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी और लॉर्ड इसमे, और ये उनका मेमोरेंडम है कि अगर अब पार्टीशन होती है तो हम पाकिस्तान से कराची पोर्ट फैसिलिटीज़ डिमांड करें, पाकिस्तान एयरफील्ड्स डिमांड करें और मुस्लिम मैन पावर। और ये भी लिखा है कि वाइल मिस्टर जिन्ना हैज़ शोड एन इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द कॉमनवेल्थ, हिंदुस्तान में गो इट्स ओन वे। क्योंकि जो कांग्रेस की सियासत थी वो एंटी इम्पीरियलिस्ट भी थी, एंटी कॉलोनियल भी थी, और उसके अंदर लोगों का जेल जाना ये सारा एक हिस्ट्री थी। मुस्लिम लीग ने तो 1 घंटे के लिए भी 1 hour वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय माई आर्गूमेंट, कभी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पब्लिक में जाके प्रोटेस्ट नहीं किया। सो ये है पोजीशन। सो पाकिस्तान को बनाया गया इसलिए नहीं कि मुसलमानों से अंग्रेज़ों को मोहब्बत थी और हिंदुओं से नफ़रत सी,
या मुस्लिम लीग से कोई बहुत इश्क था और कांग्रेस से बहुत नफ़रत थी, क्योंकि सिर्फ 20 साल पहले मुसलमानों का आखिरी सिंबल जो दुनिया में था, ऑटोमन एम्पायर, उसको अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय किया था। तो वाई वुड दे क्रिएट अ स्टेट फॉर मुस्लिम्स जो कि आलम इस्लामिया के इंटरेस्ट के अदरवाइज़ उन्होंने ये पूरी एक्टिविटीज़ की हैं। और मैंने पूरी फिर आर्गूमेंट दी है और कोट किया है कि वी नीड Muslim state in northern India armed with Islamic ideology and British science to confront the Soviet Union as a frontline state. Whereas नेहरू और उसके इर्द गिर्द जो थे लेफ्टिस्ट और एंटी इम्पीरियलिस्ट, उन पे उन्हें शक था कि ये क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करेंगे या नहीं। और हकीकत तो यही हुई कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो आज के भी आपके फॉरेन मिनिस्टर फॉलो करते हैं और जिसकी तारीफ़ पाकिस्तान में भी होती है कि इंडिया ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के बनाई है। वेयरएज़ पाकिस्तान ने वेस्टर्न मिलिट्री पैक्ट्स ज्वाइन किए, हाँ जी, 1954 1959 में डायरेक्ट विद द यूनाइटेड स्टेट्स, और सिएटो और सेंटो जो रीजनल पैक्ट्स थे, इंडिया ने उससे अपने, तो जो अंग्रेज़ों की सोच थी कि ये उनका जो पर्पज़ है पाकिस्तान को क्रिएट करने का, अफ़गान जहाद के ज़रिए उन्होंने वो पूरा भी कर लिया। वो दूसरी बात है कि अंग्रेज़ों से ये जो है रोल पाकिस्तान का वो अमेरिका के पास आया, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़हन में अभी भी था कि हम अभी दुनिया की एक ग्रेट पावर रहेंगे, लेकिन अमेरिकन्स ने उन्हें किक आउट कर दिया। सुएज़ कैनाल में जो इन्होंने फ्रांस ने और इंग्लैंड ने शुरू की थी, द अमेरिकन्स डिडंट सपोर्ट। उन्होंने कहा हमारी इजाज़त से आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कर क्या रहे हैं। तो इट वाज अ रिसीडिंग पावर, अमेरिका टुक ओवर एंड पाकिस्तान जॉइंड द मिलिट्री पैक्ट्स। तो ये मेरी पाकिस्तान द गैरजन स्टेट है कि ये कैसे शुरू पहले दिन से इट वाज मार्केटेड एज अ फ्रंट लाइन स्टेट टू कंटेन कम्युनिज्म, लेकिन अमेरिकन्स ने 1959 में ये लिखा है कि एक्चुअली पाकिस्तान कह तो ये रहा है पब्लिकली, लेकिन अंदर से ये दे नीड द आर्म्स टू असर्ट देमसेल्व्स विज़-विज़ इंडिया। तो और वो फिर पाकिस्तान की जंगें उनसे हुई। ठीक है सर, आपने मतलब खूब पढ़ाई की है, स्कॉलर हैं आप, फिर आपने पढ़ाया, स्वीडन में पढ़ाया, पाकिस्तान में पढ़ाया, सिंगापुर में पढ़ाया, और अभी आप एक कम्युनिकेटर हैं। आपका यूट्यूब चैनल है बिल्लू मियाँ, उसका नाम आपने रखा है, क्यों सर? मतलब इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, बिल्लू इज़ अ वेरी कॉमन, वो पेट नेम नहीं होता बच्चों हाँ जी, का हाँ जी। पंजाब के अंदर। तो मेरा बचपन में बिल्लू मुझे कहते थे, और मेरी वालदा जब बहुत प्यार करती थी तो कहती थी बिल्लू मियाँ। सो आई थॉट दिस वुड बी वन वे ऑफ रिमेंबरिंग हर वेरी स्पेशल लव फॉर मी। तो इस तरह बिल्लू मियाँ वो रखा है। सर इसमें जो आपने वीडियोस डाले हैं ना, उनको मतलब हर तरह के वीडियोस हमको मिले। इसमें जो आपका ऑब्वियसली जो टॉपिक सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिक्स, उस पे आप डेमोक्रेसी, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हिस्ट्री पे आपने किताब भी लिख दी है, वो हिस्ट्री, बड़ी इवेंट्स पे आपने बायोग्राफिकल वीडियोस बनाए, हमारे लीडर पे, पाकिस्तान लीडर्स पे, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, कश्मीर हो गया, दोनों देशों के बीच की लड़ाई होगी, करंट अफेयर्स पे आप लगातार वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जनरली हमने देखा कि इन सारे वीडियोस में एक थीम नज़र आती है कि ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको आप डिस्पेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गया नहीं हूँ पाकिस्तान, तो आप ही बताएंगे कि क्या आपको मतलब कोई ख़ास वजह इस तरह की वीडियो, जैसे कुछ के मतलब मैंने उसका आपके इंग्लिश का जो उसका टाइटल होता है उसको हिंदी में कर लिया कि क्या महात्मा गांधी मुसलमानों और पाकिस्तानों के दुश्मन थे, जी। पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम हिंदुओं और भारत के प्रति नफरत से भरा है। एक वीडियो ये है। एक वीडियो ये है कि क्या सर गंगाराम ने लाहौर के अस्पताल में मुस्लिम मरीजों को भर्ती करने से मना किया था ना, या हिंदुओं ने पंजाब में सिखों और मुसलमानों को एक दूसरे के लिए भड़काया। तो मतलब इन सारे वीडियोस की ज़रूरत कहाँ महसूस हुई आपको? क्योंकि ये टॉपिकल है, हर रोज़ ये गुफ्तगू होती है। कि पाकिस्तान में इस तरह से बात होती है? पाकिस्तान से मुझे मतलब लिखा किसी ने कि हमने सुना है कि सर गंगाराम ने जो ये अस्पताल बनाए थे वहाँ पे ये था कि थोड़ा बता दीजिए सर व्यूअर्स को, बड़े विजनरी मतलब सेठ थे। वो ऐसे है कि सर गंगाराम, मेरी अपना क्लेम है कि पिछले 1000 साल में जितने करम यानी मेहरबानी सर गंगाराम ने लाहौर और पंजाब के लोगों पे की है, ना किसी मुस्लिम रूलर ने की, ना किसी स्पिरिचुअल लीडर ने की,
ना किसी पॉलिटिशियन ने की। सर गंगा राम ने अपनी सारी दौलत जो है वो हस्पताल बनाने में, सर गंगा राम हस्पताल, वहाँ पे एक लेडीज़ मेडिकल कॉलेज भी बनाया, वो भी वहाँ पे ही है। उन्होंने हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो बहुत बड़ा नाम है, जहाँ पे आई.के. गुजराल पढ़े थे, हाँ जी, वो भी उन्हीं की देन है। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन जो एक यूनिवर्सिटी है आज, ये भी उनका बनाया हुआ है। और मेरा अपना ऑपरेशन 1962 में सर गंगा राम अस्पताल में हुआ, तो मेरा एक पर्सनल डेट भी है उनके लिए। तो ये किसी ने मुझे, कोई मिस्टर काजी थे अमेरिका से, लिखा कि सुना है कि सर गंगा राम ने इस किस्म की बात की थी कि मुसलमानों को एडमिट नहीं करना अस्पताल में। तो फिर मुझे वो जोश सा आ गया, मैंने कहा ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि माई स्टेप नानी, मेरी स्टेप मदर की वालदा जो हैं, उनका ऑपरेशन 1945 में हुआ था इसमें सर गंगा राम अस्पताल में, और उनके जो सर्जन थे उनका नाम था रोशन लाल, वो भी हमारे इलाके मुजंग में ही रहा करते थे। तो अक्सर शाम को जब वो डिस्चार्ज हो गई अपनी अस्पताल से, तो जाते हुए वो पूछ लेते थे हाल के, बीबी जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है। तो मैंने कहा हकीकत तो ये है कि द डॉक्टर इवन केम टू आस्क आफ्टर हर प्रोग्रेस आफ्टर द ऑपरेशन। तो कहना कि मुसलमानों को कभी अस्पताल में था कि आप, तो उसको काउंटर करने के लिए मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग जो सोचने वाले हैं, वो इन दो देशों के जो झगड़े हैं उनसे हट के एक दोस्ती का जो है पैगाम उसमें दें। लेकिन इस सारे प्रोसेस में लीडिंग रोल पंजाबियों का ही होगा। वो मुझे लोग कहते हैं जी इंडिया में तो पंजाबी कोई 4% है या 5% है, बट आई थिंक स्टिल दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ एंड पीपल डिस्प्लेस्ड प्रोपोर्शनली, पंजाब का बहुत ज़्यादा हिस्सा है उसके अंदर, 80%। हाँ जी। तो इसीलिए एज अ पंजाबी, सिंस आई बिलीव कि हम एक ही लोग हैं, अगर मज़हब मुख्तलिफ हो गए हैं तो आई डिडंट चूज़ टू बी बोर्न दिस और दैट, एंड इट्स फाइन, माई नेम इज़ इश्तियाक अहमद, बट डजंट necessarily mean a man with a different set of names should be assumed to be my enemy। ये बकवास है। आप जाके स्वीडन में देखें, इंग्लैंड में देखें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ। मैं 1978 में रिसर्च के लिए लंदन गया हुआ था, तो मैं जिनके पास ठहरा था वो हमारे इलाके के लड़के थे, ऑल मैरिड बट देयर वाइफ्स वर इन पाकिस्तान, वो काम करते थे। उन्होंने कहा जी तुसी साढ़े को ही आके रहो। तो मैं वहाँ एक दिन मेरे ये कमीज़ का जो बटन टूट गया, तो ये तो दे वर ऑल मैन, तो मैंने कहा यार ऐसा कोई करो कुछ। उन्होंने कहा जी गाली कोई नहीं। वो गए और 5 मिनट में वो बटन लगवा के आ गए। तो मैंने कहा ये कैसे? उसने कहा जी 7 वाला घर जो है ना शर्मा जी का, ये जलंधर से है और इनकी जो वाइफ है वो मेरी बहन बनी हुई है। तो वहाँ ले गया तो उन्होंने बटन लगा दिया। तो अगर आप एविडेंस देखें, हर जगह पे लोग दोस्तियाँ भी करते हैं, मैंने कहीं दुश्मनी देखी नहीं। और यहाँ आके भी मैं देख रहा हूँ लोग, वही मिजाज है जो हमारा उस तरफ है। सिर्फ द पंजाबीज़ आर अ बिट लाउड। क्यों जी सरदार जी ऐसे साचे ना, हाँ जी, सो दे आर अ बिट लाउड। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, वो सबसे शांत सरदारों में से जिनसे हम अपनी लाइफ में मिले उनमें से हैं, पढ़ते खूब हैं लेकिन। बट एक्सेप्शन टू द रूल डोंट प्रूव एनीथिंग, एक्सेप्ट के ये है सोशल रूल्स हैव एक्सेप्शन। नहीं, तरुण लाउड है, तरुण अभी दिख नहीं रहा है तरुण पीछे खड़ा है सर। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वो भी पंजाबी। अच्छा, मैं वीडियो की थीम्स पे ये पूछ रहा था ना कि जैसे आपके बहुत सारे वीडियोस में ऐसा लगता है कि कोई मिथ डिस्पेल करने की कोशिश आप कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ टाइम पहले शौर्य डोभाल आए थे, हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनके बेटे अजीत डोभाल की कुछ टाइम पोस्टिंग थी पाकिस्तान में, तब वहाँ पे फैमिलीज अलाउड थी और शौर्य की कुछ पढ़ाई भी वहाँ पे हुई है, अच्छा पाकिस्तानी स्कूल्स में। और वो यहाँ उन्होंने हमें बताया अपने इंटरव्यू में कि वहाँ हिस्ट्री मतलब का बड़ा पिक एंड चूज वाला मामला चलता है। जी जी। तो वो रियलिटी से थोड़े से
रिमूव चलते हैं। ठीक है। तो वो अपने बचपन से वो चीज़ें बता रहे थे। तो जैसे एक ये थीम आपकी भी वीडियोस में भी मुझे मिली है ना, एक वीडियो है ही कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में हिंदू और भारत के प्रति नफरत भरी है ना। तो आप बहुत सारे मिथ्स डिस्पेल करने की कोशिश करते दिखते हैं। तो मैं उसका मोटिवेशन पूछ रहा था, क्या पाकिस्तानी सोसाइटी में मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है जैसे हमारी, क्योंकि अभी तक बातचीत सारी ऐसी आई है कि आम लोगों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमको आपसे ना हमें आप, मतलब वैसा वैसा कुछ नहीं है ना। देखिए, पाकिस्तान क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनी, नेशनलिज्म की दो थेरीज हैं बेसिकली। एक है द फ्रेंच सिविक टेरिटोरियल नेशनलिज्म, कि इस धरती पे जो भी लोग रहते हैं जी, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, एथिस्ट, सारे जो हैं दे आर पार्ट ऑफ वन नेशन, इंडियंस। ये इसे कहा जाता है द फ्रेंच मॉडल ऑफ नेशनलिज्म, वेयर द राइट्स बिलोंग टू द इंडिविजुअल। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, ये वो। दूसरी थेरी है द जर्मन थेरी, कि यू आर मेंबर ऑफ अ नेशन बिकॉज यू आर बोर्न इन अ सर्टन एथनिक ग्रुप, रेस ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप। और वहाँ पे फिर ये हो जाता है कि जो नेशन में इंक्लूजन की वजह ये नहीं है कि हम एक ही धरती पे रहते हैं, बल्कि हमारा मज़हब क्या है। और उस तरह डिस्क्रिमिनेशन बिकम्स पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोजेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने फ्रेंच मॉडल अडॉप्ट किया और उसकी जो फ़ायदे जो हैं वो आज तक आपको उनके फ़ायदे मुझे नज़र आते हैं। और हमने क्योंकि एक एक्सक्लूसिव किस्म का मॉडल, प्योर इस्लाम, फिर व्हाट इज हु इज़ ए मुस्लिम, व्हाट इज़ द राइट इस्लाम, ये सवाल वहाँ पे उठे ना। क्योंकि मुसलमानों के अंदर भी जो डिविजन्स हैं हिस्टोरिकली वो उतनी पुरानी है जितना इस्लाम है। शिया सुन्नी पोजीशंस हर हिस्टोरिकल इवेंट पे क्लैश करती हैं। इसी तरह विद इन द सुन्नी वर्शन ऑफ इस्लाम जो मेजॉरिटी है, सब सेक्ट्स हैं, सेक्ट्स देवबंदी जो हैं वो बरेलवियों के साथ अग्री नहीं करते और ये दोनों अहले हदीस से नहीं करते। तो वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग द पॉलिटिक्स और लॉजिक ऑफ एक्सक्लूजन, वन डे यू फाइंड यू आर ऑल अलोन। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि नेशन में एक्सक्लूजन फ्रेंच मॉडल से हो सकती है, प्रैक्टिस में हो या ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली सब इक्वल होने चाहिए। और अगर आप एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बना दें इस्लाम के नाम पे या हिंदुज़म के नाम पे या जूडाइज़म के नाम पे, तो उस धर्म में यकीन करने वाले ही प्राइमरी नेशन होंगे। बहुत ज़्यादा उसमें आपका एम्फेसिस हो या बहुत कम हो। लोग कहते हैं जी देखिए इज़राइल ने भी तो मज़हब के नाम पे बना था, तो वो क्यों डेमोक्रेसी है? तो मैं कहता हूँ इट्स एन एथनोक्रेसी, इट्स ए डेमोक्रेसी फॉर द ज्यूज़। लेकिन जो अंडर ऑक्यूपेशन पैलेस्टीनियंस हैं उनसे पूछें कि उनके साथ बर्ताव कैसा होता है। तो रिलीजियस रीजन पे जो भी, और एक और लॉ है उनकी, द लॉ ऑफ रिटर्न, कि कोई भी यहूदी जब चाहे आके इज़राइल में सेटल हो सकता है, लेकिन वहाँ के पैलेस्टीनियन जो वहाँ पे रहते थे 48 में, 67 में, जिन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, उनकी वापसी नहीं हो सकती। तो डिस्क्रिमिनेशन वो इस तरह करते हैं, अपनी जमहूरियत उन्होंने चला ली है। ठीक है। सो माई पोजीशन इज़ कि अ सेकुलर स्टेट इज़ द पॉजिटिव टाइप ऑफ नेशनलिज्म एंड द अदर इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी टाइप ऑफ नेशनलिज्म। सर एक ट्रेंड हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, आई एम श्योर आपने भी नोटिस किया होगा कि दोनों तरफ हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं और बहुत मुखर हैं अपने देश के इश्यूज़ को लेकर के, जैसे आप हैं, है ना। लेकिन वो अपने आप बहुत रेजिस्टेंस झेलते हैं, वो दूसरी साइड खूब उनका काम सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों तरफ दोनों पार्टीज़ के अपने अपने चीफ लीडर्स बन गए। ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की हैसियत से बताएं कि मतलब ये किस तरह का ट्रेंड है कि दोनों साइड हो रहा है ये, कि जो अनकंफर्टेबल चीज़, जो ऑकवर्ड ट्रूथ हम अपने बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, वो दूसरे का सुन के हमें खुशी होती है। ये आप भी नोटिस कर रहे हैं? हाँ, मैं सुबह शाम फेस करता हूँ इस चीज़ को। और पाकिस्तान से जब मैं गया था पाकिस्तान में, तो हालांकि मेरे स्टैंड क्रिटिकल ये वो फॉर वंस बिल्कुल माहौल बदला हुआ था। लेकिन
आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, कैन यू रीफ्रेज योर वर्ड्स? मैं वही पूछ रहा था कि जैसे ये हो गया है कि पढ़ने लिखने वाले लोग जो क्रिटिक करते हैं अपने अपने देश को, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम हो उसको क्रिटिक, आप पाकिस्तान का कर रहे हो जी जी, तो मुझे वहां से तालियां मिलती हैं, आपको यहाँ से तालियां मिलती हैं। मैं इस साइकी को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा डिकोड करें। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये है कि ये मिसलीडिंग मेरे केस में तो है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान अभी 9 हफ्ते रह के आया हूँ, तो जिस शहर में मैं गया हूँ लोग मेरे वीडियोस उतने ही देखते हैं जितने हिंदुस्तान में देखे जाते हैं, लेकिन वहाँ कमेंट करने वाले पाकिस्तानी जो हैं आपको बहुत कम मिलेंगे। बट एक्चुअली मेरा वीडियो दोनों तरफ देखा जाता है। सो इन माई केस इट्स द कमेंट्स which make the difference and not the audience. It seems to be the same on both sides. हाँ, उसमें ये होता है कि दूसरी साइड चाहती है कि ब्लेम गेम उधर जो हो रही है उससे फ़ायदा उठाया जाए अपने लिए। ये शायद एक साइकोलॉजिकल नीड है अपने आप को कंफर्म करने के द अदर साइड इज़ बैड, और फिर जो उस तरफ ये जो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं वो ऑपोजिट साइड के हीरो बन जाते हैं या वो बन जाते हैं। मुझे भी ये लगता था अनटिल आई केम टू पाकिस्तान। तो मैं हैदराबाद सिंध में जब मैंने ये लेक्चर दिया तो मुझे बुज़ुर्ग भी मिले, यंग पीपल, गर्ल्स, ऑल सॉर्ट्स। कुछ लोगों ने कहा जी 300 किलोमीटर दूर से हम आए हैं आपको सुनने के लिए। सो वहाँ पे भी ओवरवेलमिंग अटेंशन टू व्हाट आई वाज सेइंग, और मुझे कहीं किसी ने तंग नहीं किया। तो सो ये फ़र्क है कि कमेंट करने वाले जो हैं, शायद पाकिस्तानियों को कमेंट करना ज़रा मुश्किल लगता होगा, इंडियंस एग्री कर जाते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इट इज़ प्रॉबेबली ट्रू द अदर वे अराउंड। मैंने वो चेक नहीं कभी किया, लेकिन ये शायद ऐसे है। ठीक है, एक आखिरी सवाल जो मेरा है, फिर बाकी फिर हमारे दोस्तों के सवाल हैं कि एक हमने देखा है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है कि अपनी हिस्ट्री, अपने पास्ट को लेके बड़े ऑकवर्ड हैं हमको एक्सेप्ट करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। चाहे वो पाकिस्तान के केस में 71 के इवेंट्स हो सकती हैं, सेम चीज़ यहाँ उस तरह के एग्जाम्पल निकल आएंगे। तो क्या ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी? ये बिल्कुल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बल्कि सही डायरेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री को एज इट इज़ समझना, पढ़ना, एक्सेप्ट करना। देखें जी, मैंने क्योंकि सारी रिसर्च सच की तलाश में की है, तो जहाँ पे सच के अलावा एक ट्विस्टेड अपना और वो क्या कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की बातें हो रही हैं, तो वो तो बिलो एकेडमिक लेवल, बिलो एक रिस्पॉन्सिबल स्कॉलर के हैं। तो मेरे ख्याल से जो तल्ख हकीकतें होती हैं उनको कबूल कर लेना इज़ एक्चुअली एन एक्ट ऑफ मैच्योरिटी। अगर दोनों तरफ ये हो जाए तो आप फ्यूचर के लिए इसके अंदर जो गलतियाँ पास्ट में हुई हैं उनको ओवरकम करें और आगे बढ़ें। दुनिया भी तो ऐसी बड़ी है ना आगे। आफ्टर ऑल जिस यूरोप की तरफ ये सारी दुनिया देख रही है उसमें ये 20th सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई और 18 मिलियन वंस एंड 75 मिलियन द सेकेंड टाइम उन्होंने स्लॉटर किया। और अगर वही झगड़े वो करते रहते आज तक तो ये यूरोपियन यूनियन ना बन सकती, अमन ना हो सकता कायम। तो हमारा जो है रिश्ता वो कदरे बल्कि बहुत बेहतर है। मैं नहीं मानता कि जब मुसलमान यहाँ पे आए और उन्होंने हुकूमत की तो उन्होंने सिर्फ जुल्म किया है, कुछ ने ज़रूर किया होगा, क्योंकि 700 साल जब मुसलमान यहाँ रूल करते रहे तो एट द एंड ऑफ मुस्लिम रूल ओनली 19% ऑफ द पॉपुलेशन हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम, और अंग्रेज़ों के दौर में दैट परसेंटेज वेंट अप टू 25%। तो 6% आफ्टर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर हुआ है टूवर्ड्स इस्लाम। सो जो रूलर्स थे यहाँ पे आए उन्होंने जंगें जो हैं उसी से लड़ी जो उनके सामने खड़े थे। बाबर ने यहाँ पे हुकूमत वो कौन थे अपना लोदी, इब्राहिम लोदी से ली, और मोहम्मद शाह जो थे मुग़ल एम्परर उसको हमला जो किए तो नादिर शाह ने किए ना। 3 दिन के अंदर 30,000 बंदे उन्होंने मार दिए थे, ज़्यादातर मुसलमान। तो अगर इस तरह देखा जाए
तो जो हमलावर होता है वो उसका अगर अपर हैंड हो जाए तो वो जो हुकूमत वहाँ पे होती है उसको रिप्लेस कर देता है। तो इसको बजाय रिलीजियस टर्म्स में देखने के एक हकीकत है, हर्टफुल हकीकत हो सकती है मगर हकीकत तो है ना। और आप आइंदा ऐसी कोई बात ना करें कि आपके मुल्क पे कोई आके कब्जा कर सके, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। और पाकिस्तान की भी मैं चाहता हूँ कि वो एक साउंड रोबस्ट किस्म की स्टेट बने जिसमें इंसाफ भी हो, इगैलिटेरियन फ़लसफ़ा भी हो, ताकि जो भी नेशनल वेल्थ है उसका एक एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सोशलिस्ट होने के बावजूद यानी आप इंसानी बुनियाद पे भी तो जो रिसोर्सेज हैं उनका इंसाफ से होना चाहिए ना। और अगर ये दोनों मुल्क इस किस्म की मेच्योरिटी दिखाते हैं तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि चाइना के बाद इंडिया तो लीड कर रहा है, उसमें बाकी इलाके भी आ जाएंगे एंड द होल रीजन कैन बी द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। लेकिन जब तक ये झगड़े होते रहेंगे तो डिफेंस पे ख़र्चा होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और फिर ये जो टेररिज्म हो जाती है इधर उधर, उसको भी ख़त्म होना चाहिए अगर अमन से रहना है। तो दैट्स अ पोजीशन विच इज़ नॉट रोमांटिक, इट्स नॉट आइडियलिस्टिक, आई थिंक इट्स वेरी रियलिस्टिक कि दुनिया में अगर आपने तरक्की करनी है तो अमन की बुनियाद पे तरक्की हो सकती है। तो जहाँ पे लोग इस अमन के ख़िलाफ़ हैं वो इस तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। मेरी तो ये पोजीशन है। ठीक है सर, इसी नोट पे हम फ्लोर ओपन कर रहे हैं, अगर हमारे दोस्तों के पास कुछ सवाल हों। सर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम देखते हैं 76 साल हुए हैं अभी पाकिस्तान बने हुए। लगभग आधे समय मिलिट्री ने शासन किया और आधे समय अगर सिविलियन सरकार रही तो उसमें भी कहा गया कि मिलिट्री का दखल रहा है। अभी जो पाकिस्तान में इवेंट्स चल रहे हैं उसमें भी आर्मी ज़्यादा वोकल है सरकार की तुलना में। तो जो आर्मी रूल रहा है उसने कैसे शेप किया है पाकिस्तान की सोसाइटी को, वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ के कल्चर को? देखें जी, यूएन चार्टर 1945 के बाद जो नॉर्म बना इंटरनेशनल रिलेशंस का वो है सिविलियन सुप्रेमेसी, यानी हुकूमत लोकतंत्र पे होनी चाहिए और आर्मी जो है वो डिफेंस के लिए होनी चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पे तैयारी पहले से इस किस्म के स्टेट बनाने के लिए थी। 1928 नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, 1931 कराची जो है कांग्रेस का इजलास जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किए गए, और पूना पैक्ट 1932, ये तीनों जो हैं फाइनल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी उसका हिस्सा है आज तक, रिजर्वेशंस भी हैं और सो ऑन। पाकिस्तान, मेरी अपनी आर्गुमेंट है, कोई एक विज़न नहीं था कि ये किस लिए बनाना, ये मुसलमानों के लिए बनाया गया बेशक, लेकिन ये किस किस्म का होगा, ये एक डेमोक्रेसी होगी तो डेमोक्रेसी किस किस्म की होगी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये एक मुस्लिम डेमोक्रेसी होगी, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी होगी। व्हाट डज़ इट मीन कॉन्क्रीटली, उस पर आज तक कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ ने कहा, और उसमें यह है कि हर बंदे के पास जिन्ना साहब की एक स्पीच है, एक नहीं बल्कि कई स्पीचेस हैं। और क्योंकि जिन्ना साहब ने 7 साल के अंदर मुसलमानों को कन्विंस करना था कि पार्टीशन होनी चाहिए इस्लाम और मुसलमानों को बचाने के लिए, तो उन्होंने हर किस्म के ग्रुप को वही बात की जो जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। तो कुछ को ये भी कहा कि नहीं, विल हैव ए मुस्लिम स्टेट विच विल ट्रीट द माइनॉरिटीज़ एज इक्वल्स, ये भी उनके स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन ये भी है कि ये महल सितंबर 1945 में कराची में उन्होंने कहा कि इस्लाम रिक्वायर्स एवरी मुस्लिम टू रीड द कुरान बिकॉज कुरान इज़ अ कंप्लीट कोड फॉर इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, पर्सनल लॉ, यानी उन्होंने, और मौलवियों को भी एक उन्होंने खुली छुट्टी दी। तो पाकिस्तान तो गया बन। अब डिस्प्यूट शुरू हो गया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उस पर आज तक कोई एक कोहेरेंट फार्मूला नहीं हो सका। कॉन्स्टिट्यूशंस बनी, ये बना, वो बना। इस दौरान जो पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान की थी
जिन्ना साहब की डेथ के बाद और लियाकत अली ख़ान जो थे प्राइम मिनिस्टर, उनकी असैसिनेशन 51 में हो गई। तो जो बाकी लीडरशिप थी वो मीडियोकर आम से ग्रेड की थी, जो अपने रीजनल झगड़ों में इन्वॉल्व हो गई। और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी उस ज़माने में 50s में वाज नॉट डूइंग वेल। फूड शॉर्टेज थी, अमेरिका से आती थी वीट ये वो, और एक दो पॉलिटिकल वायलेंस के भी केस हुए। मसलन डिप्टी स्पीकर ऑफ द बंगाल असेंबली, उसको अटैक किया असेंबली के मेंबर्स ने, और जो माइक्रोफोन होते हैं ना वो मार मार के ही डाइड फाइनली। और इधर भी हमारी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में डॉक्टर ख़ान, जो ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान के भाई थे, उनको किसी ने आके कत्ल कर दिया था। ऑल्दो सम से दैट वाज नॉट पॉलिटिकल, लेकिन वायलेंस का भी कल्चर पाकिस्तान में था। और आई वाज 11 years old in 1958। मुझे याद है कि जब आर्मी ने हुकूमत ली तो मोस्ट पीपल वर जुबिलेंट कि अब पाकिस्तान बच जाएगा। और अयूब ख़ान के पहले 4-5 साल जो है वो, उसमें उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए, पहला लैंड रिफॉर्म लेके आए। उससे पहले जब ये पॉलिटिशियंस थे, इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को रोका ये कह के कि इस्लाम में तो लैंड रिफॉर्म की इजाज़त ही नहीं है। हाँ जी, इन्होंने ये आर्गूमेंट ली। और लेकिन लैंड रिफॉर्म भी सीलिंग बहुत ज़्यादा थी, 500 एकर्स ऑफ इरीगेटेड एंड 1000 ऑफ अनइरीगेटेड, बहुत बड़ी होल्डिंग्स थी। आपके यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स जो थे ज़्यादा रेडिकल थे। तो इससे एक ये रिफॉर्म था। फिर वो मुस्लिम फैमिली लॉ लेके आए 1962 में, जिसके मुताबिक शादी के लिए लड़कियों की एज, उससे पहले ये था कि देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर मैरिज इन इस्लाम, और अगर आप लाएंगे तो वो इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ है। मगर उसके ख़िलाफ़ उन्होंने 16 साल की वो लिमिट इंट्रोड्यूस की। और एक लॉ है इस्लामिक जिसके मुताबिक ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी जो है उसके औलाद में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन ग्रैंडफादर की ज़िंदगी में अगर एक उनमें से बच्चा मर जाए तो अगर उसकी आगे औलाद है तो उनमें वो दे कांट इनहेरिट, वो प्रॉपर्टी सर्वाइविंग बेटे बेटियों में होती है। उसको भी उन्होंने चेंज किया कि इस्लाम का हमेशा पर्पस जस्टिस है। तो हम ये चाहते हैं कि ऑर्फन्स जो हैं, यतीम, उनको भी उनके बाप की प्रॉपर्टी जो मिलनी थी उनको मिले। तीसरा उन्होंने रिफॉर्म किया कि ये जो शादी थी ना कि तलाक आप अपनी बीवी को जब चाहें छुट्टी उसकी करा दें, उसको भी उन्होंने एक लीगल प्रोसीजर किया कि व्हेन यू वांट टू मैरी अ सेकंड वोमन, तो या तो पहली बीवी को आप छोड़ें, अगर उसको रखना है आपने तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी कि यू आर गोइंग टू मैरी। और तलाक देते वक्त भी यूनियन काउंसिल जो लोकल है उसमें ये अपना केस चलेगा और कोशिश होगी आर्बिट्रेशन की कि ये तलाक ना हो। तो जो आपने अब जाके उसको ख़त्म किया है वो पाकिस्तान में उस पर ज़्यादा एडवांस्ड रिफॉर्म हो चुके हुए थे, और मिलिट्री रूलर ने ये सारे किए, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने उसमें कोई नहीं किया। लेकिन आप ये भी फिर कह सकते हैं कि जब जनरल ज़ियाउल हक आए तो वो उन्होंने इस्लामिक चीज़ें ले आए, लेकिन उनकी इस्लामिक जो चीज़ें इंक्लूड हुई वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने आज तक रिमूव नहीं की। सो ये जो है ना पाकिस्तान में डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिविलियन एंड द आर्मी इन इटसेल्फ इज़ अ बिट मिसलीडिंग, क्योंकि जब तक आप एक सेकुलर पाकिस्तान की तरफ एग्री नहीं करते तो ये इस तरह ही एक डिविएंट किस्म की सियासत होगी। और आर्मी एक दफ़ा आने के बाद एक आदत भी तो बन जाती है ना, पहली दफ़ा आप आते हैं और लगता है कि लोग आपके साथ हैं, तो उसकी बुनियाद पे फिर 2-3 दफ़ा और भी आर्मी का, और फिर आर्मी ने भी वही चीज़ें की जो सियासतदान करते हैं। अब उन पे बड़े इल्ज़ाम हैं कि ये वो क्या कहते हैं, रियल एस्टेट में और इंश्योरेंस में और पता नहीं किन किन बिजनेसेस में आर्मी इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान की स्टोरी इसलिए ज़रा मुख्तलिफ हो गई
कि विजन नहीं था किसकी बुनियाद पे, किसके लिए ये पाकिस्तान बना है और किस कानून या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये चलेगा। सो जब ये कन्फ्यूजन हो और सियासतदान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना जान सकें, तो स्टेट का आखिरी ऑर्गन जो स्टेट को बचाता है वो तो आर्मी होती है। सो एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मुझे समझ आता है कि ये जो हुआ ये स्टेट की जो फॉर्मेशन में एक फ्लॉ था जिसकी वजह से हुआ। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू इन अवर न्यूज़ रूम। हम बहुत अभिभूत हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आए, और क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई भारत का नागरिक हो, पाकिस्तान का नागरिक हो, या किसी भी किस्म का जुड़ाव हो इन दोनों देशों से, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुले मन से बातचीत करें और थोड़ी सेंसिबल लॉजिकल बातचीत करें जी। हिंदुस्तान में प्रोफेसर एक बहस चल रही है जिसमें मेडिवल एज के जितने भी रूलर्स हैं उनको इन्वेडर्स की तरह पेश किया जाता है। सबको ही, कुछ तो इन्वेडर थे भी जो बाहर से आए, लेकिन बाद में जो यहीं बस गए तो उनको भी, तो एक ब्लैक एंड वाइट हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जिसके अपने अपने पॉलिटिकल हित हैं। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो गजनी से ही शुरू हुई, जो कि सच नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हम और आप अलग अलग मुल्क से जुड़े हैं, पर एक ज़बान है जिसमें हम और आप बात कर पा रहे हैं, बेशक, है ना। जब मैं अपने ही देश में किसी केरला या तमिलनाडु वाले से बात करता हूँ तो मुझे कई बार अंग्रेजी में स्विच होना पड़ता है, जो ना उनकी मादरी जबान है ना मेरी है। जी। आपको भी जब किसी बलोच से बात करना होता होगा तो शायद अंग्रेजी में शिफ्ट होना पड़ता होगा। तो हम लोग कल्चरली बहुत क्लोज हैं, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जमीन के एक ही टुकड़े से आते हैं, इसलिए भी है क्योंकि हमारी हिस्ट्री साझा है जी। और हमारी हिस्ट्री ना गजनी से शुरू होती है, ना औरंगजेब से शुरू होती है, ना राणा प्रताप से शुरू होती है, ना उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है, उसके भी हजारों साल पहले से शुरू होती है। बेशक। हाउ डू यू लुक एट इट? पाकिस्तान में जिस तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैंने बहुत बरस पहले एक लंबा आर्टिकल पढ़ा था शायद डॉन में, कि आपने गजनी बनाई, आपसे मेरा मतलब पाकिस्तान ने, जी जी, हमने पृथ्वी बनाई, फिर उन्होंने कोई और शाहीन बना दी, फिर बना दिया। हिस्ट्री से अपने अपने हीरो पिक कर रहे हैं और मिसाइलें बनाने में लगे हुए हैं जी। क्योंकि झगड़ा सुलझ जाएगा तो पाकिस्तान में मौजा ही मौजा, चारों तरफ फौजा ही फौजा, वो कैसे रहेगा। हिस्ट्री का ये जो सिलेक्टिविज्म है, पिछले दिनों हम यहाँ के जो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, आईपीएस ऑफिसर हैं और लंबे समय तक पाकिस्तान में पोस्टेड रहे, उनके बेटे यहाँ पर आए थे, वो एज अ स्टूडेंट पाकिस्तान में रहे थे, तो उन्होंने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी थी, तो उन्होंने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था जो हमने डॉन के आर्टिकल में पढ़ा, कि हिस्ट्री में वो उतना ओपननेस नहीं है। हमें बड़ा ये लगता है कि साहब कभी रिश्ते इतने सामान्य हो जाएं कि मेरा दिल करे तो मैं मोहनजोदाड़ो चला जाऊं। हमारे और आपके पुरखे वहां रहते थे, बहुत कमाल का शहर बसा के रहते थे, पर ये मुमकिन नहीं है। तो हिस्ट्री में ये जो सिलेक्टिविज्म है उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं सर। देखें, इस पे ही तो मैं बात करता रहा हूं कि सिलेक्टिव हिस्ट्री इज़ नो हिस्ट्री, इट्स आइडियोलॉजी। और आज के हालात में अगर आप अपनी सियासत करने के लिए हिस्ट्री को ट्विस्ट कर रहे हैं तो जो सच है उससे आप दूर चले जाते हैं। और क्या ये होना चाहिए या ना होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव सवाल है या ये अपनी जगह पे एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है कि जो सच जो है उसको मान लिया जाए और उससे सीखा जाए। मैं इसका एग्जांपल, ये दुनिया में वैसे मेरे ख्याल हर जगह ही होता है। व्हेन आई वाज अ किड, मुझे याद है हम जाते थे फिल्में देखने, और वहाँ पे बॉलीवुड की हॉलीवुड की फ़िल्मों में जब रेड इंडियंस को वो गोली मारी जाती थी तो वी वर विद द वाइट मैन किलिंग द इंडियन, क्योंकि उस ज़माने में इट वाज एंटरटेनमेंट। ये तो बहुत देर के बाद समझ आई कि यार ये जो हिस्ट्री वो पढ़ा रहे थे वो तो एक अपना नैरेटिव दे रहे थे अपनी जस्टिफिकेशन का। तो मेरे ख्याल से ये एक हद तक अनअवॉइडेबल है कि हिस्ट्री लिखी जाती है सेल्फ करेक्शन के अगर हो तो अब अमेरिका में जो इंडियंस पे फिल्म बनाई जाती है उनके साथ जो जुल्म हुआ है तो वो भी दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड में
कुछ ऐसे रूलर्स या ऐसे हीरोज़ को पहले उनको चांस नहीं दिए गए, जिक्र नहीं हुआ, तो उनको आप अगर वापस ला के एक बैलेंस हिस्ट्री बनाना चाहें तो ये एक मुनासिब बात है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो एक ख़ास ग्रुप के लोग हैं उनको हमेशा नेगेटिव दिखाना है, तो देन वंस अगेन वो एक आइडियोलॉजिकल किस्म की इंटरवेंशन है जो कभी ना कभी जाके एक्सपोज हो जाएगी। देखिए, दुनिया में सच और झूठ का झगड़ा जो है ना, वही इंसानियत की, वो कहते हैं, बुनियाद है। एज ह्यूमंस वी ऑलवेज आर इन अ जजमेंटल सिचुएशन, और फाइनली द फैक्ट्स और सच जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और मेरे ख्याल से स्कॉलर्स, रिस्पॉन्सिबल जो है इंटेलेक्चुअल्स, उनका यही काम है कि जो है ना एक मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिस्टिक किस्म की मेजॉरिटेरियन व्यू, वो जो भी है, ज़रा मुझे अपना यहाँ पे आई हैव टू बी बिट केयरफुल ना कि मैं व्हाट शुड आई से, व्हाट आई शुडंट से, बिकॉज मुझे यहाँ पे इन्होंने बेसिकली बड़ी मेहरबानी है एज ए टूरिस्ट दिया हुआ है इनविटेशन। तो मैंने कहा यार, मुझे लोग मेरे किताबों और वीडियोस की वजह से जानते हो, तो मुझे बात तो की जा सकती है, तो मैं दैट्स व्हाई आई एग्रीड टू कम हियर। थैंक यू। ठीक है सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि नेशन एक बहुत मॉडर्न कंसेप्ट है, नेशन जी, स्टेट का जो कंसेप्ट है, और ये लगातार अपने आप को करेक्ट करता है, इवॉल्व होता जी है। जी और हम लोगों की जो थोड़ी बहुत समझ है वो ये है कि कोई भी नेशन स्टेट कितने कॉन्ट्रडिक्शंस को कोऑप्ट कर सकता है। जी, सबको ये लगे कि मेरी भी एक वॉइस है, आई बिलोंग टू दिस नेशन। दैट्स राइट। रिलीजन एक बड़ा पुराना कंसेप्ट है, जी जी और ज्यादातर जो रिलीजन है वो अनफॉर्चुनेटली अपने आप को बहुत इवॉल्व नहीं होना देना चाहते, वो बहुत ही कंजर्वेटिव उसमें जाते हैं। नहीं साहब, ऐसा लिखा है, ऐसा ही होगा। जी। या कम से कम एक तबका है हर रिलीजन में जो उसको पकड़ के रखना चाहता है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं कि रिलीजन के बेस पे एक नेशन स्टेट बने, तो उसमें कुछ इनहेरेंट फ्लॉज आ जाते हैं। जी, बिल्कुल, उसके अंदर इनहेरेंट फ्लॉज आ जाते हैं। यही मेरी आर्गूमेंट है, और ये आर्गूमेंट आज यहाँ ही मैं पेश नहीं कर रहा, पाकिस्तान की महफिलों में, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ मुझे बुलाया है, मैंने इन फ्लॉज का ही जिक्र किया है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट, मज़हब के नाम पे अगर आप स्टेट बनाएंगे तो उसके अंदर इनवेरिएबली इस किस्म के प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। और देखें आप, पाकिस्तान में क्या हुआ कि यहाँ से वहाँ से हिंदू और सिख तकरीबन निकल गए, तो मुसलमानों में अब फिर प्रॉब्लम हो गया, हु इज़ अ मुस्लिम। इस पर भी तो झगड़ा है ना, और वो भी हिस्टोरिकल उतने ही बड़े झगड़े हैं जितने अगर हम कहें कि हिंदुओं के अंदर कास्ट डिवीजन्स जो हैं वो बड़ी पुरानी और डीप थी, तो मुसलमानों में सेक्टेरियन डिवीजन्स भी उतनी पुरानी हैं। तो एक सच प्योर इस्लाम की तलाश पे हुआ ये कि एक दूसरे के जो फ़िरका वाराना डिफरेंसेस हैं वो एक प्रॉब्लम बन गए हैं सियासत के लिए। तो स्टेट का मज़हब नहीं हो सकता, मज़हब लोगों का होता है। स्टेट का रोल 3 है, चाहे वो पहले दिन से ले के आज, के टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, टू पनिश क्राइम्स अगेंस्ट सिटीजन्स इंटरनली एंड quell rebellion, and third to make possible the production of the needs of society जो किसी principle of justice के मुताबिक लोगों में distribute हो। These are the 3 inbuilt, वो क्या कहते हैं, the nature of the state, ancient period, medieval period, today and in the future। लेकिन इसमें अगर आप ऐड कर देंगे कि ये स्टेट आपकी जो निजात है आने वाली दुनिया के लिए भी एक रोल प्ले करती है, तो वो एक ऐसा फंक्शन है जो एडिशनल प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि हु इज़ अ ट्रू बिलीवर, उसके ऊपर फिर हुज़ इन एंड हुज़ आउट वाला काम होना शुरू हो जाता है। सो आई एम वेरी स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ अ सेकुलर स्टेट। ये मेरा मौक़िफ़ है जी। सर, मेरा एक सवाल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों साथ साथ आज़ाद हुए, और पाकिस्तान के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता था कि हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र है लेकिन पाकिस्तान में धोती की तरह प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं, वो दौर भी था। तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र बना रहा, कभी उस तरह की नौबत नहीं आई।
तो इसका श्रेय हिंदुस्तान में किसको जाता है, किन लोगों को जाता है? किन को जाता है ये? जी देखें, स्टेट एक तो जब ये बनी तो वो बड़ा क्रूशल क्रिटिकल पीरियड होता है कि आपकी किस किस्म की लीडरशिप है, क्या उसकी विज़न है। तो जो हिंदुस्तान आज कायम है वो विज़न के अंदर कंट्रीब्यूशन आपके फाउंडिंग फादर्स की है। उसमें आप जिसको भी चाहें इंक्लूड कर लें, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स में हिस्सा लिया और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी, तो उनकी जो विज़न है उसी की बुनियाद पे हिंदुस्तान की यूनिटी भी है और प्लूरलिज्म भी है और ये रिलेशनशिप्स हैं और उसका फ़ायदा आज की हुकूमतें भी उठा रही हैं। मुझे याद है कि जब वाजपेयी साहब पहली दफ़ा 1996 में उन्होंने कोशिश की हुकूमत बनाने की 13 दिन या 17 डेज़, तो मुझे आज तक आई रिपीट दिस, उनका कहना था कि डेमोक्रेसी इज़ अ गेम ऑफ नंबर्स बट वी डू नॉट हैव नंबर्स ऑन आवर साइड। तो उन्होंने वो हुकूमत नहीं बना सके। तो वेदर इट इज़ द कांग्रेस और द बीजेपी और एनी अदर पार्टी, जो लोगों की मैंडेट होती है उसके मुताबिक गवर्नमेंट बनती है और उसी फ्रेमवर्क में ही मैं समझता हूँ आज की स्टेट जो है वो आगे बढ़ सकती है। हाँ, जो लोग पावर में होते हैं उनको राइट टू रूल होता है, लेकिन वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के भी राइट होते हैं टू प्रोटेस्ट एंड डिसेंट। ये दोनों चीज़ों को अगर आप कायम रखें कहीं भी दुनिया में, तो वो उसे कहते हैं ओपन सोसाइटी। हर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही हैं, उनका रेजोल्यूशन पीसफुल करना इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट। ये नहीं कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये भी एक आइडियलिज्म है कि एक सोसाइटी विदाउट कॉन्ट्रडिक्शंस हो, पावर के, ज़ुबान के, एथनिसिटी के, लेकिन उसको एक इक्विटेबल तरीके से बैलेंस करना जो है उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये आपके फाउंडिंग फादर्स को ही सेरा जाता है कि उन्होंने जो फाउंडेशन रखी उस पे आज की हुकूमत भी द राइट टू रूल इसीलिए है ना कि लोगों ने उन्हें वोट दिया नरेंद्र मोदी जी को। सो इज़ योर प्राइम मिनिस्टर और इट्स बियॉन्ड क्वेश्चन। जब तक नया इलेक्शन नहीं आता, जब वो रिज़ल्ट आएगा तो जो भी पार्टी या लीडर को यहाँ के लोग वोट देंगे वो ये हुकूमत करेगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है आपकी। अफ्रीका और एशिया में बहुत कम लोगों ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, लेकिन ये अगर ये ना होता, अगर लोगों में भी एक पहले से एक टॉलरेंस की ट्रेडिशन ना होती, तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, उनके अंदर ये हमेशा गुफ्तगू चलती रही है टॉलरेंस के मुतल्लिक। और मैं अक्सर बुल्ले शाह का एक शेर दोहराता होता हूँ विच कैप्चर्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि गल समझ लई ते रौला की, गल समझ लई ते रौला की, ए राम रहीम ते मौला की। यानी कि अगर आपको पता लग जाए कि ये सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो कोई राम का फॉलोअर है, कोई रहीम का है, एंड सो ऑन, सो व्हाट। इंसानियत जो आपको है वो जोड़ती है। तो ये पुराना यहाँ का विरसा है, यहाँ का हेरिटेज है। इसमें जो मैंने समझा ये है कि जब हिंदुइज़्म के भी जो क्लासिकल पीरियड में जाएं, तो आधी किताबें हैं जो एक गॉड का कॉन्सेप्ट देती हैं, आधी जो हैं वो आर साइलेंट अबाउट गॉड। तो ये इस किस्म की दोनों चीज़ों का कोएग्जिस्ट करना एक स्टेट ऑफ माइंड भी तो बन जाता है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके रूट्स अवाम में भी होंगे कि इस डेमोक्रेसी को लोगों ने माना और ये इसी बुनियाद पे चल रही है। सर, पाकिस्तान का एक कानून है तौहीन रिसालत 295 वो बहुत ही मॉरली करप्ट मालूम होता है, क्योंकि उसकी जो बैकिंग है वो बहुत ही भ्रामक लगती है। तो मेरे दो सवाल है इसमें। तौहीन रिसालत, ब्लास्फेमी का कानून है। ब्लास्फेमी का कानून, जी। तो उसमें सर दो सवाल मेरे हैं कि पाकिस्तान का जो लिबरल तबका है वो इसकी खुलकर मुखालिफत क्यों नहीं कर पाता, और क्या आपको ऐसा दिखता है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का वो कानून कभी ख़त्म हो पाएगा? हिंदी में हम लोग उसको ईश निंदा बोलते हैं, ईश निंदा। हाँ जी, बात ये है कि अभी तक जो कोशिश हुई है उसको किसी तरीके से ख़त्म ना करने के
के बल्कि उस पर ज़रा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस लगा दी जाएं कि ये सारा केस पहले पुलिस के पास जाएगा, प्रॉपर इंक्वायरी होगी और उसके बाद सज़ा दी जाएगी या किसी को एक्विट किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं हुआ। एक मॉब कल्चर, एक लिंचिंग कल्चर उसकी इस लॉ के बाद कायम हुआ। और जिस रूलर ने, या मसलन सलमान तासीर जो थे पंजाब के गवर्नर, उन्होंने ये नहीं था कहा कि ये कानून हटा दे। उन्होंने कहा था कि मैंने उस खातून को जिस पे ये इल्ज़ाम था ब्लास्फेमी का, वो मुझे लगता है कि वो ये कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पे अपना वो एक्सट्रीमिस्ट ने उन्हें कत्ल कर दिया। तो वो तो गवर्नर थे पंजाब के। इसी तरह हमारे जो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स हैं शहबाज भट्टी, वो कैथलिक क्रिश्चियन थे, उनको भी ही वॉज शॉट डाउन। इसके अलावा भी ऐसे केस हुए हैं। तो एक कानून जब बन गया है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कौन करेगा, हु विल बेल द कैट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। लेकिन जब तक वो रहता है तो पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है दुनिया को कन्विंस करने में कि ये एक डेमोक्रेसी है। समझ गए आप? सर, आपकी किताब में पार्टीशन से पहले के पंजाब और उसके इंडियन सिनेमा पे कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई है। तो जिस तरीके से आज बॉलीवुड शेप है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन पंजाब और पंजाबीज़ का रहा है? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो ये है कि एक तो पंजाबी जो हैं फ़ौज में जाने से, नौकरियों में जाने से पहली एक ट्रेडिशन बन गई थी कि अपने इलाके से निकल के दूसरी जगह पे सेटल होना। यानी आप देखें ये गदर पार्टी जो है वो कई लोग कनाडा में और इधर उधर जाके, तो एक मोबिलिटी, माइग्रेशन, रिस्क लेना की ट्रेडिशन वहाँ पे कायम थी। दूसरा एडवांटेज इसे कहते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, कि पंजाब के लोगों को हिंदुस्तानी यानी उर्दू उससे कहना चाहिए में एजुकेशन थी, उनका प्रोनंसिएशन भी दुरुस्त था, जो कि बाद में बॉलीवुड की ज़ुबान बनी। आज भी अगर आप देखें शुद्ध हिंदी में जो प्रोग्राम बनते हैं वो मेरे ख़्याल से इतने ज़्यादा मकबूल नहीं होते जितना कि वो हिंदुस्तानी में जब बनते हैं और हर बंदा उसे समझ जाता है। तो इस इलाके की जो ज़ुबान है ना, जो सबको मिलाती है, साउथ इंडिया को अगर हम छोड़ दें, हालांकि मैंने तो ये भी देखा है कि व्हेन आई वाज इन चेन्नई तो वहाँ के रेलवे स्टेशन पे अभी भी उर्दू में लिखा हुआ था, बिकॉज द रेलवे व्हेरेवर इट वेंट ऑल्सो उर्दू वेंट अलॉन्ग विद इट। तो ये जो नेटवर्क बना उसमें पंजाबी जो हैं वो उर्दू और यू वांट टू कॉल इट हिंदी, आई से हिंदुस्तानी में लिख भी लेते थे। यानी ये जो बड़े सॉन्ग राइटर्स हुए हैं उसमें राजेंद्र कृष्ण हैं, साहिर लुधियानवी हैं, प्रेम धवन हैं, और मैं नाम गिनाता जाऊं तो आज ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह जो इनकी प्रोनंसिएशन थी राज कपूर की, दिलीप की, राजेंद्र कुमार की, मनोज कुमार की, अगर आप देखें तो बड़ी है वो, यानी जो नॉर्मल होनी चाहिए। सो एंड मे बी जब एक दफ़ा जाके कोई लोग कहीं सेटल हो जाते हैं तो उनकी बुनियाद पे एक चेन माइग्रेशन भी शुरू होती है। सो इस तरह 2, 3, 4 फैक्टर्स लेड के पंजाबियों ने जाके कलकत्ता में पहले और उसके बाद बॉम्बे में जाके अपनी, एक मेहनती भी हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, रिस्क ओरिएंटेड। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो पंजाब की कंट्रीब्यूशन है सिनेमा में वो मैं समझता हूँ बड़ी प्रोमिनेंट है। और तो और जो आज का बॉलीवुड का म्यूज़िक है उसके अंदर जो पंजाबी ढोलकी और ये सारा जो है ये भी वहाँ से ही आया है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस एंड मैनी अदर थिंग्स। तो पंजाब को ये एडवांटेज रहा है कि ये पहले से एंटरप्राइजिंग लोग हैं और बाहर जाना, फ़ौज के साथ जाना, नौकरी के लिए इधर से उधर जाना, ये एक
प्रोसेस बन जाता है तो फिर आदमी बाहर जाके भी ट्राई करता है अपना लक। कुछ ऐसी हमारे प्रोविंसेस हैं, मसलन सिंध, उनके लोगों का कोई ट्रेडिशन नहीं था पहले, तो वो पीछे रह गए, ऐसे भी होता है। सर हमारे सवाल बहुत सारे, हमारी पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है और हर किसी के पास 3-3 है, और जितनी चीज़ें हम कहना चाहते हैं वो भी पूरी नहीं हुई और जितनी चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं वो भी रह जा रहा है आज, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है। लेकिन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और अगली बार मिलने के वादे के साथ में इस एपिसोड को हम विद योर परमिशन यहाँ कंक्लूड करना चाहते हैं। बहुत खुशी से मुझे आज पूरा मौका मिला आप लोगों से बात करने का, उसका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और बड़ी खुल के बातें हुई हैं। और मैं तो फिर वही बात करता हूँ जो मुझे समझ आती है कि ये दुरुस्त है और वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने पूरा मुझे मौका दिया, सवाल भी जो थे वो बिल्कुल डायरेक्ट थे, नोबडी वेस्टेड माय टाइम। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे भी आप तो ट्रेंड है ना प्रोफेशनली कि आपने वही सवाल करने हैं जो मायने रखते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा एक इंटरैक्टिव किस्म का एक्सपीरियंस था। एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू the best in your life, and the Indian people and Pakistani people, that they become friends instead of the current sordid situation जहाँ पे नफ़रतें जो हैं वो एक दीवार बन के खड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।